आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमा एक कमाल की मूवी बकासुरा रेस्टोरेंट को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक योगी साधु से होती है जो गहरी समाधि में लीन थे। फिर जब वह ध्यान से बाहर आते हैं तो अपने शिष्य काशी बलि से बताते हैं कि उन्हें स्वयं भगवान शिव से आह्वान मिला है और वह अपना देह त्याग करने जा रहे हैं। जाने से पहले वे काशी बलि की वर्षों की सेवा के बदले उसे कोई भी वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर काशी बलि कहता है कि मुझे तंत्र मंत्र का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो गुरुदेव उसे अपनी शक्ति से एक ग्रंथ प्रकट करके देते हैं जो स्वयं भगवान शिव की ओर से भेंट था और उसमें तंत्र मंत्र का सारा ज्ञान था। साथ ही गुरु काशी बलि को चेतावनी भी देते हैं कि यदि इस ज्ञान का उपयोग किसी भी गलत काम में हुआ तो ये किसी का भी सर्वनाश कर देगा। हालांकि काशी बलि तो शैतान किस्म का आदमी था। उसने गुरुजी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किताब की शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने लगा। समय के साथ वो एक बड़ी सी हवेली में रहने लगा और यहीं पर उस खतरनाक तांत्रिक विद्या की क्रिया करने लगा। फिर कुछ ही समय में खौफनाक हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कहानी परमेश नाम के एक बैचलर आदमी पर जाती है जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आज अपने पहले एपिसोड की शूटिंग के लिए परमेश और उसका कैमरामैन पल्ली एक भूतिया जगह पर जाते हैं। परमेश दर्शकों को बताता है कि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है जो खासकर आदमियों को डराती और मारती है और रात में कोई भी यहाँ आसपास नहीं भटकता। फिर वे अंदर जाते हैं जहाँ का माहौल काफी डरावना था। यहाँ परमेश उस लड़की की दुखद कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले जब लड़की के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे तब एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मार दिया। ऐसा माना जाता है कि लड़की की आत्मा आज भी इसी घर में है और आने वाले हर मर्द को वे ट्रक ड्राइवर समझकर उन पर हमला करती है। वहीं परमेश्वर दीवार पर लगी उस लड़की की फोटो भी दिखाता है। तभी वहाँ एक पंखा जोर से गिरता है और वहाँ से एक साया गुजरता है। तब परमेश बिना डरे उस आत्मा से बात करने जाता है कि आपको क्या चाहिए। तब भूतनी एक भयानक चेहरा लेकर सामने आती है और हाँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। तब डर के मारे तो इनका बुरा हाल हो जाता है और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। पल्ली को लगता है कि जैसे उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है और उन्हें चीखने की आवाज आती है। तब परमेश और पल्ली तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर निकलकर दर्शकों को बताते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है और वह अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं। फिर जब पल्ली कैमरा घुमाकर दर्शकों को लोकेशन दिखा रहा होता है तो कैमरे में कुछ लोग नजर आते हैं। ये असल में पल्ली के ही दोस्त थे जो शूटिंग के दौरान ही दारू पी रहे थे। इससे उनका सारा फ्रॉड कैमरे पर लाइव हो गया था और दर्शक समझ गए थे कि ये नकली भूत दिखाकर इन्हें बेवकूफ बना रहे थे। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ परमेश और उसके दोस्तों के ग्रुप के बारे में बताया जाता है। असल में इस बैचलर ग्रुप में 5 लोग थे, परमेश, पल्ली, साईं, भार्गव और वामन। परमेश अकेला था जो नौकरी करता था, लेकिन वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वह तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था जिसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत थी। हालांकि परमेश कर्जा लेने से भी डरता था, इसलिए दोस्तों ने उसे यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए कहा था, पर उनका पहला ही एपिसोड बुरी तरह से फेल हो गया। फिर प्रेजेंट में हार न मानते हुए परमेश को एक और आइडिया आता है और वो इस बार असली भूतिया जगह पर वीडियो बनाने का फैसला करता है। तब साईं गूगल पर अपने एरिया में सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में सर्च करता है और नाम आता है काशी बलि की हवेली। ये वही जगह थी जहाँ काशी बलि तंत्र विद्या करता था और वहाँ कोई आता जाता नहीं। तब परमेश तय करता है कि वो अगली वीडियो वहीं पर बनाएगा ताकि वह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। फिर वह जल्दी उस वीरान हवेली में पहुंच जाते हैं और उसका गेट खोलकर अंदर जाते हैं जहां का माहौल काफी डरावना था और उन्हें चारों तरफ इंसानों और जानवरों की खोपड़ियां और तरह तरह के तांत्रिक सिंबल बने हुए दिख रहे थे। फिर परमेश वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और पिछली बार के लिए माफी मांगते हुए दर्शकों को बताता है कि यह काशी बलि नाम के तांत्रिक की हवेली है। यहाँ हवेली में घूमते हुए उन्हें एक कमरे में काशी बलि की वही काले जादू वाली किताब मिलती है जिसे वह अपने साथ ले आते हैं। फिर अगले दिन वामन वीडियो एडिट करके अपलोड कर देता है और शाम को परमेश उसका रिस्पांस चेक करने को कहता है, लेकिन यहाँ तो लोग उन्हें ही गालियाँ दे रहे थे कि ये वीडियो भी नकली होगी। इस पर परमेश यूट्यूब का आइडिया यहीं छोड़ देता है कि अब उस पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। फिर साईं पूछता है कि अब रेस्टोरेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पर परमेश को कोई आइडिया नहीं आता। तभी वही ब्लैक मैजिक वाली किताब अचानक टेबल से नीचे गिर जाती है और सब उसे उठाकर खोलकर देखने लगते हैं। फिर वो उस किताब में रिचुअल पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि चढ़ने के लिए बाहर आई गाय को अगर एक खास बिल्ली दिखाई जाए और उस गाय को देखकर बिल्ली की आंखों से आंसू आ जाए तो उन आंसुओं को अपनी आंख में लगाने से देवी प्रकट होंगी और उनसे कुछ भी मांगा जाए तो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये पढ़कर इन लोगों ने तुरंत तय कर लिया कि इसे ट्राई करना चाहिए। अगर देवी प्रकट हुई तो वरदान में रेस्टोरेंट के 50 लाख रुपए मांग लिए जाएंगे। फिर वह एक बिल्ली को लेकर गाय के सामने जाते हैं और वो गाय उनके पास आती है
लेकिन बिल्ली ने गाय को देखकर रोना शुरू नहीं किया। ये देखकर ये हैरान थे कि रिचुअल काम क्यों नहीं कर रहा। तब वहीं बैठे एक बाबा उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बाबा पूछते हैं कि तुम लोग तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश कर रहे हो क्या? तब परमेश मना करता है। तब बाबा बताते हैं कि वह शमशान में रहते हैं और इन विद्याओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। तब परमेश कहता है कि उन्होंने किताब में जो लिखा था वही सब ट्राई करा पर काम नहीं बन पाया। जिस पर बाबा समझाते हैं कि यह किसी साधारण बिल्ली से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक दिव्य बिल्ली चाहिए जो जंगल में रहती है और आसानी से नहीं मिलती। ये सुनकर ये लोग लौट आते हैं। फिर ये दूसरा रिचुअल पढ़ते हैं, आत्मा वशीकरण। इसे करने के लिए अमावस्या की रात को किसी कब्र के ऊपर बैठकर हाथ में नींबू लेकर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना होगा। ऐसा करने पर कब्र से आत्मा निकलकर नींबू में समा जाएगी। तब साई को ये सबसे आसान रास्ता लगता है कि वह आत्मा से मदद लेकर रेस्टोरेंट खोल लेंगे। इसके लिए ये सब तैयार हो जाते हैं और अमावस्या आने में एक हफ्ता था। तब वामन मंत्रों को पढ़ने लगता है ताकि वो उसे सही समय पर दिक्कत न दे। लेकिन अमावस्या के दिन ही वामन के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अपने घर जाना पड़ता है। ये देखकर परमेश सोचने लगता है कि अब ये कौन करेगा। तब भार्गव हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वह मंत्र पढ़ेगा और सब संभाल लेगा। जिसके बाद वह पास के गांव के कब्रिस्तान में जाते हैं और भार्गव एक कब्र पर बैठकर नींबू हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं बाकी सारे दोस्त दारू पी रहे थे और परमेश टेंशन में घूम रहा था। फिर सुबह होते ही एक गाँव वाला उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और गाँव वालों को बुलाकर इन लोगों को बड़ी बुरी तरह पिटवाता है। तब ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब इस घटना के बाद परमेश हार तो मान लेता है और रेस्टोरेंट का सपना छोड़कर अपनी नौकरी पर जाने लगता है। वहीं इस दौरान ऑफिस में एक लड़की वर्षा उसे पसंद भी करती थी और परमेश भी चाहता था कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन परमेश इसलिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे अपना करियर सेट करना था। फिर जब वह ऑफिस से घर लौटता है तो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और किचन का भी बुरा हाल है। पहले तो उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने दारू के नशे में ये सब किया होगा, लेकिन जब वह उनसे बात करता है तो वह भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब इन्हें लगता है कि शायद कोई चोर आया होगा, मगर ये क्या, घर का तो कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, सिर्फ किचन से खाना गायब था। वह सोचते हैं कि कोई बेचारा गरीब चोर आया होगा जो खाना खाकर चला गया। फिर शाम को जब वह लोग चाय पीने बाहर जाते हैं तो बिरयानी खाने की बात होती है, इसलिए परमेश बाहर से बिरयानी ऑर्डर करता है। लेकिन जब वह घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सामान फिर से बिखरा हुआ है और वहाँ चावल का भगोना भी खाली पड़ा है, जो कि बहुत अजीब बात थी। परमेश कहता है कि ये कौन सा राक्षस है जो खाना खाकर तुरंत भाग जाता है। तभी वही किताब टेबल पर आकर गिरती है और रिचुअल वाला पेज खुल जाता है। ये देखकर वह तुरंत समझ जाते हैं कि रिचुअल काम कर गया और उनके घर कोई भूत आ गया है। तभी उनकी घड़ी अचानक रुक जाती है और लाइट चली जाती है। वह देखते हैं कि दारू की बोतल टूटी पड़ी है। फिर पायल की छन-छन आवाज आती है जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर आ रही थी। तभी इन्हें जमीन पर परछाई दिखती है जिस पर ये लोग डर के भागते हैं और एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ भार्गव सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मंत्र तो उसी ने पढ़े थे। हालांकि डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता। तब भार्गव सुझाव देता है कि शायद किताब में आत्मा को भगाने का भी उपाय होगा, लेकिन वो तो बाहर पड़ी थी। इसलिए ये लोग तय करते हैं कि हम कल सुबह ये सब देखेंगे और उस आत्मा को यहाँ से भगा देंगे। जिसके बाद यह पूरी रात उसी कमरे में गुजारते हैं। अब सुबह उठकर वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि भूत ने उनकी रात की बिरयानी भी खा ली थी और हड्डियां चारों तरफ पड़ी थी। परमेश कहता है कि अच्छा हुआ मैं बिरयानी ले आया, वरना वो भूत तो हमें ही खा जाता। अब वह किताब में भूत को भगाने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन उसमें तो केवल भूत को बुलाने के बारे में लिखा था, भेजने के बारे में नहीं। तब परमेश सलाह देता है कि हमें किसी बुजुर्ग से सलाह लेनी होगी। फिर भार्गव अपने दादा को और परमेश पुजारी जी को कॉल करता है। तब वो दोनों एक ही उपाय बताते हैं कि नारियल, तिल और कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लटका दो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अगली रात फिर घड़ी रुक जाती है, पायल की छन-छन आवाज आती है और वह डर के मारे उसी कमरे में जाकर छुप जाते हैं। फिर अगले दिन वामन लौटता है और देखता है कि ये सब भूत भगाने के उपाय कर रहे हैं और इन सब ने तो मालाएं भी पहनी हुई है। यहाँ परमेश उसे पूरी कहानी सुनाता है। तभी रात को घड़ी फिर से रुक जाती है और पायल की आवाज आती है। वह सब वामन को भी अंदर चलने को कहते हैं, लेकिन वामन डरता नहीं और दरवाजा खोल देता है। तब बाहर परछाई दिखाई देती है। वह सोचते हैं कि वामन तो गया, लेकिन उसे कुछ होता नहीं और कुछ ही देर में वामन एक लड़की को लेकर आता है। वह बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका है। तब यह राज खुलता है कि परसों रात मोनिका ही वामन से मिलने आई थी और वामन के न होने पर सामान बिखरा हुआ देखकर वो चली गई थी। कल रात भी वही आई थी। यह सब सुनकर ये लोग कहते हैं कि हम फालतू में डर रहे थे। हालांकि अगली शाम परमेश जब लौटता है तो सब उदास चेहरे लेकर बाहर खड़े थे। परमेश अंदर जाकर देखता है तो उनका सारा खाना फिर से गायब था। ये देखकर परमेश का दिमाग घूम जाता है कि अगर ये भूत नहीं तो कौन कर रहा है। जिसके बाद वो अगले ही पल घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है और रात को सब बाहर से ये लोग
देखने लगते हैं। तब ठीक 11 बजे अलमारी खुलती है और वही टोटके वाला नींबू उछलकर बाहर आता है। तभी वामन भूत के वश में हो जाता है। फिर वह किचन में जाता है और जमीन पर बैठकर किसी राक्षस की तरह खाना खाता है और खाना खाने के बाद सब कुछ भूल जाता है। ये देख इन्हें पता चल जाता है कि भूत बाहर से नहीं आता बल्कि वह उन्हीं के घर में नींबू के अंदर रहता है। फिर पता चलता है कि असल में वामन ने मंत्रों की प्रैक्टिस करते समय हाथ में नींबू ले रखा था और जहाँ पर वह बैठा था वहाँ जमीन के नीचे कोई लाश दबी हुई थी। उसी की आत्मा उस नींबू में समा गई थी। फिर वामन वही नींबू अलमारी में डालकर चला गया था और रोज रात वही नींबू अलमारी से निकलता था। आत्मा किसी को पोजेस करती थी, खाना खाती थी और वापस नींबू में चली जाती थी। ये सब जानकर वह लोग तय करते हैं कि वह इस नींबू को बाहर फेंक देंगे। फिर अगले दिन परमेश नींबू को बिना छुए एक जार में बंद करता है और दूर फेंक आता है और ये लोग खुशी मना रहे थे कि आखिर मुसीबत टल गई। फिर ये लोग आज रात पार्टी करने का प्लान करते हैं लेकिन ये नींबू तो वापस आ जाता है। अब यहाँ नींबू को देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। तब साई हिम्मत करके नींबू उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इसी दौरान वहाँ से एक आदमी की अर्थी जा रही थी। तभी वह नींबू उसी अर्थी पर जा गिरता है और इस नींबू के अंदर का भूत मुर्दे को पोजेस कर लेता है और वह मुर्दा उठकर बैठ जाता है। ये देख लोग तो अर्थी छोड़कर भागते हैं लेकिन बेटा खुश हो जाता है और प्रॉपर्टी के कागज लेने जाता है क्योंकि उसके पापा बिना उसे प्रॉपर्टी दिए ही चले गए थे। वहीं वह मुर्दा उठकर परमेश के घर की तरफ बढ़ता है। फिर परमेश का कोई दरवाजा खटखटाता है और परमेश दरवाजा खोलता है तो बाहर वही मुर्दा खड़ा था। वह अंदर घुसकर उनका सारा खाना खाकर चला जाता है और वापस अर्थी पर जाकर लेट जाता है। इधर बेटा कागज लेकर आता है तो इससे पहले वह मुर्दा वापस लेट चुका था और आत्मा उसके शरीर को छोड़कर वापस नींबू में समा जाती है। फिर वह नींबू वापस लुढ़कता हुआ घर में आ जाता है। ये सब देखकर तो इन लोगों के होश उड़ गए थे। फिर वह सीधे शमशान में बाबा के पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तब बाबा उन्हें मंत्रों के चावल से भरी एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि इसे नींबू के चारों तरफ एक घेरा बना देना जिससे आत्मा बंध जाएगी और किसी को भी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगी। तब परमेश ऐसा ही करता है और घेरा बना देता है। फिर टेस्ट करने के लिए वह नींबू के सामने चिकन रखता है। तब नींबू रिएक्ट करता है लेकिन घेरे से बाहर नहीं आ पाता। ये देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वामन के चाचा अपने बेटे अंजी को लेकर आते हैं। अंजी कुछ बोल नहीं रहा था। चाचा बताते हैं कि अंजी अकेलेपन से बीमार रहने लगा है। डॉक्टरों ने 50 दिन की काउंसलिंग बताई है और चाचा गांव में रहते हैं इसलिए वह 50 दिन के लिए अंजी को उनके पास छोड़ने आए थे। उनकी मदद के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर जब वह चाचा को बाहर छोड़ने जाते हैं तो अंजी घर में अकेला बैठा था। उसे टेबल पर रखा नींबू दिखाई देता है तो अंजी नींबू को काट कर नींबू पानी बनाकर पी जाता है। इससे भूत उसे पोजेस कर लेता है। अब जब वह वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंजी सारा खाना खाकर सोया पड़ा है और उसने तो नींबू का नींबू पानी बनाकर पी लिया। यानी पहले आत्मा नींबू से निकलकर पोजेस करती थी लेकिन अब भूत तो अंजी के अंदर रहेगा। ये सोचकर इनकी हालत खराब हो जाती है। तब परमेश एक आइडिया देता है कि वह खाने का भूत है और जब खाना बनता है तभी यह आता है। एक काम करते हैं कि 10 दिन तक हम खाना नहीं बनाते और बाहरी खाना खाएंगे जिससे भूत को खाना नहीं मिलेगा तो वह तंग आकर खुद ही चला जाएगा। इसलिए ये लोग अगले ही दिन से बाहर खाना खाने लगते हैं। फिर अगली सुबह वो देखते हैं कि उनके घर के पास पुलिस आई है क्योंकि आसपास के लोगों ने खाना चोरी होने की शिकायत कर दी है। तब वह तुरंत समझ जाते हैं कि ये उसी भूत का काम है। खाना न मिलने पर वह दूसरों के घरों में चोरी करके खा रहा है। अगर ये राज बाहर आया तो मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देगा और ये लोग भी उन्हें खूब मारेंगे। तब मजबूरी में उन्हें फिर से अंजी को खाना खिलाना पड़ता है लेकिन वह तो एक राक्षस था। उसे खिलाते खिलाते इनकी हालत खराब हो जाती है। अब एक रात उसे सब खाना खिलाकर शांति से दारू पी रहे थे तभी अंजी उनका चखना भी खा जाता है। इस पर साई को गुस्सा आता है और वह दारू पीकर अंजी पर भड़क जाता है कि तुम कौन हो और हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तब ये भूत बताता है कि मेरा नाम बकासुरी है लेकिन लोग मुझे बकासुर कहते थे। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। बकासुरी अपने गाँव में खाना खाने के लिए फेमस था। वह अकेला ही 20 से 25 लोगों का खाना खा जाता था। इसी कारण उसका नाम बकासुर पड़ा। बकासुरी के माता पिता नहीं थे। वह अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी भी उसे खिला खिला कर परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि उसको खिलाने के चक्कर में वह खुद भी खाना ठीक से नहीं खा पाती थी और कई बार तो वो पानी से ही पेट भर कर सो जाती थी। फिर एक दिन जब बकासुरी खाना खा रहा था तो कुछ ही देर बाद दादी बैठे बैठे अचानक चल बसी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। तब दादी की मौत के बाद बकासुरी की दुनिया उजड़ गई और उसे खिलाने वाली बस उसकी दादी ही थी। जिसके बाद भूख लगने पर वह गाँव वालों से खाना मांगने जाता है लेकिन उसे सब भगाने लगते हैं। अब कहीं से खाना न मिलने पर बकासुरी अपनी दादी की समाधि पर जाकर रोने लगता है और वो भगवान पर भी गुस्सा करता है कि भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये खाने की बीमारी क्यों दे दी। तभी वो देखता है कि एक कुत्ता समाधि पर जाकर खाना खा रहा है। ये देखकर बकासुरी भी एक और समाधि पर चढ़ाए हुए खाने को खाने लगता है। जिसके बाद वो ऐसे ही अपने दिन गुजारने लगता है। फिर एक दिन गाँव के जमींदार की मौत होती है और जमींदार का बेटा
रिचुअल वाला खाना छोड़कर चला जाता है और बकासुर छुपकर इसी का इंतजार कर रहा था। फिर उनके जाते वह सारा खाना खाने लगता है। तभी जमींदार का बेटा उसे खाना खाता हुआ देखकर गुस्से में आकर पत्थर उठाकर मार देता है और सिर पर पत्थर लगने से बकासुर की वहीं मौत हो जाती है। फिर जमींदार का बेटा अपने नौकरों से कहता है कि यह एक अनाथ था, इसलिए इसकी लाश को यहीं कहीं दफना दो और कोई भी कुछ जान नहीं पाएगा। इसी वजह से बकासुर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और जिस जगह पर उसे दफनाया गया था वह वही जगह थी जहाँ वामन ने नींबू लेकर मंत्रों को पढ़ा था। इसी कारण बकासुर की आत्मा नींबू में आ गई थी। अब बकासुर की कहानी सुनकर साईं पूछता है कि अगर उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह पूरी कर देंगे ताकि वह यहाँ से चला जाए। बकासुर कहता है कि उसकी इच्छा सिर्फ खाना खाने की है। तो परमेश कहता है कि ये तो हम कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर वह लोग कहते हैं कि वह बकासुर को मारने वाले जमींदार के बेटे से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे, जिसके बाद उसे यहाँ से छोड़कर जाना होगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि बकासुर को तो मरे हुए 200 साल हो चुके हैं, यानी बदला लेने के लिए कोई भी नहीं बचा। तभी उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आता है कि वह अगले ही दिन से बकासुर को फूड कंपटीशन लेकर जाने लगते हैं ताकि एक तो बकासुर को मुफ्त में खाना मिल जाए और बदले में वे प्राइज जीते। और ऐसा ही होता है, वह एक के बाद एक मुकाबले जीतते जाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं क्योंकि बकासुर हर जगह खाता ही इतना था। ऐसे में जल्द ही उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि परमेश कुछ पैसे एडवांस देकर अपने रेस्टोरेंट की डील भी कर लेता है और अब कुछ ही दिनों में उनके पास पूरा रेस्टोरेंट खरीदने के पैसे हो जाएंगे। फिर एक दिन अचानक उनके घर पर वही बाबा आते हैं और बाबा को सब पता चल गया था कि वह अपने फायदे के लिए इस आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। बाबा उन्हें समझाते हैं कि वह गलत काम कर रहे हैं और ये शरीर भी किसी और आदमी का है, इससे आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तब परमेश कहता है कि उनकी गलत मंशा नहीं थी, लेकिन उनके पास उसकी खाने की इच्छा पूरी करने का कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह बाबा से बकासुर को भेजने का उपाय पूछते हैं। ये देख साईं तुरंत परमेश को खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है कि भाई अभी रुक जा, पहले रेस्टोरेंट के लिए पैसे पूरे हो जाने दे, बाद में हम इसे भेज देंगे। तभी अंजी के पिता का कॉल आता है। वह पूछते हैं कि मेरा बेटा अंजी कैसा है। वामन बताता है कि वह एकदम बढ़िया है और काउंसलिंग भी अच्छी चल रही है। तब उसके पिता कहते हैं कि मेरा काम भी हो गया है और मैं अगले हफ्ते अपने बेटे को लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर इन्हें लगता है कि बाबा सही कह रहे थे, उन्हें अब बकासुर को जल्दी भेजने का उपाय सोचना चाहिए। इसलिए वह जाकर बाबा से इसका उपाय पूछते हैं। तब बाबा उन्हें एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इसे अंजी के हाथ पर बांध देना और इसे फकीर बाबा ही खोलेंगे, वही आगे का उपाय बताएंगे। साथ ही बाबा इन्हें चेतावनी देते हैं कि अभी तो तुम इस आत्मा का अच्छा रूप देख रहे हो, अगर इस आत्मा को पता चला कि तुम इसे भेजने वाले हो तो यह कुछ भी कर सकती है, इसलिए संभल कर रहना। ये सुनकर ये लोग डर जाते हैं। फिर वह अंजी के हाथ पर ताबीज बांध देते हैं और फूड कंपटीशन खेलने जाते हैं। फिर जैसे इनके पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वह बकासुर को लेकर ताबीज खुलवाने दरगाह जाते हैं और बकासुर के बारे में दरगाह के लोगों को बताते हैं। तब लोग एक मोटी सी रस्सी लेकर बकासुर को बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बकासुर बिल्कुल शांति से अंदर चला जाता है। ये देख दरगाह के लोग हैरान होकर कहते हैं कि हमने इतने सालों में पहली बार किसी आत्मा को इतनी शांति से अंदर जाते देखा। परमेश कहता है कि इसके पीछे जाकर देखो ये क्या कर रहा है। फिर किचन में जाकर वह देखते हैं तो बकासुर पूरा किचन साफ कर बैठा था और दरगाह के लोग चिल्लाते हैं कि 40 लोगों का खाना ये राक्षस अकेले खा गया। फिर परमेश पूछता है कि फकीर बाबा कब तक आएंगे, तो लोग कहते हैं कि फकीर बाबा अभी किसी दूसरे गांव गए हैं, इसलिए तुम्हें आज रात यहीं रहना पड़ेगा। साथ ही दरगाह के लोग उन्हें चेतावनी देकर कहते हैं कि उस दरवाजे को मत खोलना, उसके अंदर बहुत सारे भूत बंद हैं। इसके बाद सोते समय उसी दरवाजे के छेद से एक लड़की उन्हें लुभाने की कोशिश करती है। पल्ली देखता है तो भार्गव उसे मना करता है कि उधर भूत बंद हैं, लेकिन पल्ली नहीं मानता। वह सोचता है कि शायद कोई लड़की अंदर बंद हो गई होगी, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोल देता है और इससे तो सारे ही भूत आजाद हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग बकासुर के पास भागते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन इतने सारे भूतों को देखकर बकासुर खुद डर जाता है और कहता है कि मुझे तो बस खाना आता है, लड़ना वरना नहीं आता। तब सारे भूत इनके पीछे पड़ जाते हैं और वह पूरी रात छुपते फिरते हैं। फिर जब अगले दिन बाबा आते हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं और वह बकासुर के हाथ से ताबीज खोलकर उसे भेजने का उपाय बताते हैं कि बकासुर की दादी के जाने के बाद उसे किसी ने खाना नहीं दिया, वह भूखा और अनाथ ही मर गया, उसका पिंड दान भी नहीं हुआ, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। अब क्योंकि इन लोगों ने मरने के बाद उसे खाना दिया तो एक तरह से वही उसकी फैमिली बन गए। बाबा कहते हैं कि अगर तुम उसकी अंतिम क्रिया करोगे तो बकासुर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाबा उन्हें एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं जो उनकी मदद करेगा। तब वह बकासुर को लेकर उसी पंडित जी के पास जाते हैं और पूजा करवाते हैं, जिसके
इसके बाद बकासुर को मुक्ति मिल जाती है और जाते जाते बकासुर भावुक हो जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा कि कैसे तुमने मुझे एक परिवार की तरह पाला। और आखिर में बकासुर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद परमेश ऑफिस आता है और उसी लड़की वर्षा को प्रपोज कर देता है, जिस पर वर्षा भी मान जाती है। फिर वह नौकरी से इस्तीफा देता है और अपना रेस्टोरेंट खोलता है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट के पैसे बकासुर की मदद से मिले थे तो परमेश इसका नाम बकासुर रेस्टोरेंट रखता है और इन्हें लग रहा था कि इनकी जिंदगी अब सेट हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस कब्र पर बैठकर उन्होंने दूसरे नींबू के साथ टोटका किया था वह भी काम कर गया और उस कब्र के अंदर की आत्मा जाग गई है। ये आत्मा एक चोर की थी जिसका नाम थांगा था। आजाद होते ही थांगा अपना काम शुरू कर देता है। फिर जब परमेश और उसके दोस्त बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं तो उसमें बताते हैं कि शहर में बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। किसी मंत्री की गाड़ी चोरी हो रही है तो किसी पुलिस वाले की गाड़ी, यहाँ तक कि कुछ कुत्ते भी गायब हो गए हैं। फिर जैसे ही परमेश बाहर आता है तो देखता है कि न्यूज में बताए गए चोरियों के सामान तो उन्हीं के घर के बाहर पड़े हैं, यानी चोर अब इन्हीं के साथ रहेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।